हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 13। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 13 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस है या फिर हम कह सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए कंपनीज़ को एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस में हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स थे। 8 स्टेप्स को फॉलो करके कंपनीज़ अपनी कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन कर सकती हैं या डेवलप कर सकती हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा था आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को ये पता होना चाहिए कि भी उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो उस कम्युनिकेशंस को पहुंचाना चाहती है। जब कंपनी को उसके टारगेट ऑडियंस का पता होता है तो जो उसका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है उसके टारगेट ऑडियंस पे। तो जैसे हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, वेयर टू से एंड टू हुम। इन सारे ही क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस में। इसलिए कंपनी के माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उसके टारगेट ऑडियंस को लेकर कि भी ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। उसी के ऊपर हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है या हमारी कम्युनिकेशंस डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट टू से, आप अपनी कम्युनिकेशन में क्या कहेंगे ये भी डिपेंड करता है आपके टारगेट ऑडियंस पे। उनका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनका क्या एज ग्रुप है, कितना उनका मैच्योरिटी लेवल है, इन सब पे डिपेंड करता है कि भी आप अपनी कम्युनिकेशन में क्या कहेंगे। हाउ टू से, कैसे कहेंगे। मान लो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं तो आपका जो तरीका होगा कहने का, जो आपकी थीम होगी वो हो सकता है कार्टून थीम हो या स्टोरी टेलिंग थीम हो या कोई इंटरटेनमेंट के थ्रू आप अपील करें बच्चों तक। तो इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं वो आपको किससे मिलते हैं, जब आपको ये पता हो जाता है कि भी आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसको हम लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप को। जब आपको आपके टारगेट ऑडियंस का पता चल गया तो वहाँ से हमारे बहुत सारी डाउट्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेके होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भी कम्युनिकेशन के थ्रू किस ऑब्जेक्टिव को कंपनी अचीव करना चाहती है। हो सकता है कोई कंपनी ये चाहती हो कि भी उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू मार्केट में उसकी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है कोई कंपनी चाहती हो कि भी उसकी कम्युनिकेशंस के थ्रू जो कंज्यूमर्स हैं उनके परचेज का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है अदर कंपनी का कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो मार्केट में अपने कंज्यूमर की ब्रांड के एटीट्यूड को क्रिएट करना चाहती हो। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी का कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको आप कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू क्या चाहते हैं कि भी आपके कंज्यूमर को क्या पता लगे। क्लियर। तो ये कह रहे हैं एज वी शोर्ड अप विद पोर्ट्सविले कॉलेज, marketers can set communications objective at any level of the hierarchy of effects model। ये कह रहा है जब हमने पिछले से पिछले पार्ट में माइक्रो मॉडल ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज किया था कि भी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको जब हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस रिसीव होती हैं तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं या कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होता है। उसके लिए हमने 4 मॉडल्स को पढ़ा था कि भी जो उनका रिएक्शन होता है या उन पे इफेक्ट होता है हमारी कम्युनिकेशन का, उसकी कुछ हायरार्की है, सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस में वो उसको रिएक्ट करते हैं या उन्हें कम्युनिकेशन जब रिसीव होती है तो उनका रिएक्शन आता है। तो उनमें से एक मॉडल था हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल में क्या था, सबसे पहले कंज्यूमर क्या होगा, अवेयरनेस, अवेयर होगा। अवेयर के बाद वो नॉलेज को गेन करेगा। नॉलेज के बाद वो प्रोडक्ट की लाइकिंग स्टार्ट करेगा, प्रोडक्ट को लाइक करेगा। लाइक करने के बाद हमें उसकी प्रेफरेंस बनानी है कि भी वो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स हमारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करे। प्रेफरेंस के बाद
जो नेक्स्ट था वो था कन्विक्शन, और लास्ट हमारा था परचेज। तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। इसमें हमने देखा कि भी हो सकता है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया था पॉट्सविले कॉलेज का। एक कॉलेज है, वो अपने स्टूडेंट जो उसके हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्कूल को पास आउट करके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो हो सकता है वो चाहता है पहले तो अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर उसके स्टूडेंट्स के बीच में, स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस नहीं है, तो पॉट्सविले कॉलेज का ऑब्जेक्टिव यहाँ होगा कम्युनिकेशन का कि भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में अपने कॉलेज के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव पॉट्सविले कॉलेज का था अपने कॉलेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। सेकंड हो सकता है, मान लो कि भी कॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस तो हो लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो सेकंड स्टेप पे, या अगर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पॉट्सविले कॉलेज का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कम्युनिकेशन का कि वो अब चाहता है कि भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में उसके कॉलेज के बारे में अच्छी नॉलेज हो। नॉलेज का मतलब है सिर्फ स्टूडेंट्स को ये पता था पॉट्सविले नाम का एक कॉलेज है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं थी उसके बारे में कि भी कॉलेज कैसा है, क्या प्रोग्राम्स उसमें ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को जो हाई स्कूल में हैं अभी, उनको ये कम्युनिकेट करेंगे अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कि भी पॉट्सविले कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट में, फॉरेन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो ये जो नॉलेज है, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव था नॉलेज को क्रिएट करना। फिर हो सकता है, मान लो आपको लगा कि भी स्टूडेंट्स के बीच में आपकी नॉलेज भी है लेकिन वो आपके कॉलेज को लाइक नहीं कर रहे, उनका रिस्पॉन्स आपके फेवर में नहीं है, लाइकिंग नहीं है, तो उनका रिस्पॉन्स अपने फेवर में लेने के लिए कि वो पॉट्सविले कॉलेज को लाइक भी करें, पसंद भी करें, अगर आपको लगता है कोई असली में, रियल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी नई क्वालिटी है रीडिज़ाइन, उसको कम्युनिकेट करें, फिर लोगों तक पहुंचेगा तो वो उसको लाइक भी करेंगे। तो यहाँ अगर हमारा थर्ड स्टेप पे अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, तो यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है पॉट्सविले कॉलेज का, वो है स्टूडेंट्स के बीच में अपने कॉलेज के लिए लाइकिंग को इंक्रीज करना। तो वो लाइकिंग के लिए इंक्रीज करेंगे तो अपनी कम्युनिकेशन में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, अपनी जो रीडिज़ाइंड क्वालिटी है, अगर कोई रियल में प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया, तो अब जो रीडिज़ाइंड क्वालिटी है उसको कम्युनिकेट करेंगे। अगर लाइकिंग के बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस की बात आएगी, क्योंकि उनके इफेक्ट्स हैं, कैसे कैसे कंज्यूमर परचेज डिसीजन पे पहुंचता है जैसे ही उसे कम्युनिकेशन रिसीव होती है। इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। फिर आती है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है कि भी एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में वो आपको प्रेफर करते हैं या नहीं। हो सकता है स्टूडेंट्स आपके कॉलेज की, उनको अवेयरनेस भी हो, उन्हें नॉलेज भी हो डिटेल में, वो लाइक भी करते हो, लेकिन जब बात आती है अदर कॉलेजेस की, तब वो पॉट्सविले कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दे रही। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव था कॉलेज का, वो था अपने कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के बीच में प्रेफरेंस को क्रिएट करना, कि जब दूसरे कॉलेजेस के साथ उनका कॉलेज कंपेयर हो तो जो स्टूडेंट्स है वो उनके कॉलेज को प्रेफरेंस दें, उनके कॉलेज को ही प्रेफर करें। तो यहाँ हमने देखा कि भी हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि भी हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू हम ऐसी कम्युनिकेशन स्टूडेंट तक पहुँचाएं कि वो अदर कॉलेजेस के कंपेयर में, हमारे कॉम्पिटिटर कॉलेजेस के कंपेयर में हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस दे। प्रेफरेंस के बाद हो सकता है फिर भी वो एडमिशन की ना सोचें, फिर भी वो श्योर ना हो। कन्विक्शन का मतलब बिल्कुल श्योर, मतलब किसी चीज़ को लेके हम बिल्कुल श्योर जब हो जाते हैं, कन्विक्शन। तो यहाँ अगर हमारी कम्युनिकेशन की बात आती है तो पॉट्सविले कॉलेज अब अपने लिए बिल्कुल श्योरिटी जो स्टूडेंट्स के माइंड में है उसको क्रिएट करेगा कि भी स्टूडेंट्स बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, नहीं कॉलेज अच्छा है, कन्विक्शन हो जाएगा उनका। उसके बाद लास्ट है परचेज। ये अब हो सकता है कि भी अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन के बाद भी स्टूडेंट आपके कॉलेज में एडमिशन ना ले। तो यहाँ अब जो हमारी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना परचेज का डिसीजन लेने के लिए। और उसको करने के लिए अब हम अपनी कम्युनिकेशन में अलग अलग ऑफर्स या अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे उन्हें फ्री ट्रायल क्लासेस दे सकते हैं कि भी आप पहले हमारी क्लासेस अटेंड करें, बाद में एडमिशन ले लेना। या फिर आप जो हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है
वो ये है कि भी हम स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करें या मोटिवेट करें उनका परचेज डिसीजन लेने में, क्लियर, कि भी वो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन ले। तो ये हमने देखा कि भी हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि भी जो मार्केटर है उसके जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग इफेक्ट्स के लेवल पे अलग अलग होते हैं। कभी उसका ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ अपनी ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करना, कभी होता है नॉलेज को क्रिएट करना मार्केट में, या अपने प्रोडक्ट की लाइकिंग को इंक्रीज करवाना, या उसके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम बात करें, जॉन रिस्टर एंड लैरी पर्सी आइडेंटिफाई 4 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्होंने 4 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स को हमें बताया है। उन 4 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है इस्टेब्लिश नीड फॉर द कैटेगरी, establishing a product or service category as necessary for removing or satisfying a perceived discrepancy between a current motivational state and a desired motivational state। ये कह रहा है कई बार क्या होता है, पर्सन की 2 स्टेट्स होती हैं जो हमारा कंज्यूमर है। एक तो उसकी करंट मोटिवेशनल स्टेट है जिसमें वो अभी एट प्रेजेंट है, लेकिन एक होती है डिजायर्ड मोटिवेशनल स्टेज, जो वो चाहता है कि भी उस स्टेज पे हो, उस टाइप की सर्विसेज या उस टाइप का प्रोडक्ट उसे मिले, जो डिजायर्ड मोटिवेशन हम चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ गैप होता है जो आज हमें मिल रहा है, जो हमारी करंट मोटिवेशनल स्टेट है और जो हम डिजायर्ड मोटिवेशनल स्टेट हमारी है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, इस टाइम पे अगर ऐसा है तो वो चाहती हैं कि भी उनकी कम्युनिकेशन के थ्रू उनके प्रोडक्ट या जो उनकी सर्विस कैटेगरी है उसकी नीड को इस्टेब्लिश करती हैं, उसकी नीड को क्रिएट करती हैं कि भी हमारा जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है या हमारी जो सर्विस की कैटेगरी है वो आपके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, आपके उस गैप को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या उस गैप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि आप अभी क्या है, आपकी जो मोटिवेशनल स्टेट करंट है और जो आप मोटिवेशनल स्टेट चाहते हैं उनके बीच में जो गैप है उसको रिमूव करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की कैटेगरी ज़रूरी है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है उसमें वो ये दिखा रही है कि भी उनकी प्रोडक्ट और सर्विस की कैटेगरी आपके लिए ज़रूरी है, उसकी नीड है आपको। वहाँ यहाँ वो अपनी कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी या सर्विस की कैटेगरी के लिए नीड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नीड को क्रिएट कर रहे हैं कि भी कंज्यूमर को लगे कि भी हाँ, कंज्यूमर को एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कैटेगरी की नीड है। A new to the world product such as electronic cars will always begin with a communication objective of establishing category need। ये कह रहा है ये जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है मोस्टली कौन से प्रोडक्ट के केसेस में यूज किया जाता है या सर्विसेज, जब हमारा प्रोडक्ट न्यू टू द वर्ल्ड होता है, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनके केस में ये ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। क्योंकि अब प्रोडक्ट नया है मार्केट के लिए, कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि भी उस प्रोडक्ट की उन्हें नीड भी है या नहीं। तो यहाँ जो कम्युनिकेटर है, मार्केटर है, वो क्या कम्युनिकेट करेगा अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, वो ये कम्युनिकेट करेगा कि भी आपको इस प्रोडक्ट की नीड है, इस कैटेगरी की नीड है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक कार्स का। इलेक्ट्रिक कार्स आए तो अगर अब जो पहले की गाड़ियां हैं वो पेट्रोल और डीजल की हैं, तो वो नॉर्मल सारे कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं लग रहा कि भी उन्हें कुछ नई गाड़ियों की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो व्हीकल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उन्हें कभी नहीं लगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है इलेक्ट्रिक कार का। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन करेगा मार्केटर, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई तो कंज्यूमर को नीड नहीं लगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी का सेम वही काम है, इलेक्ट्रिक भी वही करेगी, डीजल वाली भी वही करेगी, तो उसे नीड फील नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई जो न्यू टू द वर्ल्ड है, नया कोई भी प्रोडक्ट आया, तो यहाँ जो कंपनी है वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश करेगी कि भी नहीं, एक्चुअल में कंज्यूमर को अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नीड है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। क्लियर? तो यहाँ उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भी कंज्यूमर आपको नीड है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। क्लियर? तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी या सर्विस की कैटेगरी के लिए नीड को क्रिएट करना, कि भी कंज्यूमर को लगे उसकी नीड उसको है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भी हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं। जब आपको लगता है कि भी कंज्यूमर को आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपनी ब्रांड के लिए अवेयरनेस को बिल्ड करना।
fostering the consumer's ability to recognize or recall the brand in sufficient detail to make a purchase। ये कह रहा है हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है कि भी हम कंज्यूमर की उस एबिलिटी को कि भी वो जल्दी से हमारे ब्रांड को या प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर ले, देखते ही पहचान ले, या रिकॉल कर ले मतलब उसे याद कर ले इन सफिशिएंट डिटेल टू मेक अ परचेज। जब भी उसे कोई परचेज करनी हो और हमारे ही ब्रांड से मतलब हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड हो, तो हमारा कंज्यूमर की इतनी एबिलिटी हो कि भी वो जल्दी से हमारे ब्रांड को या प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज या रिकॉल कर ले। तो हमें क्या करना है, कब करेगा कंज्यूमर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज या रिकॉल? जब उसे आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होगी। तो इसी चीज़ को इंक्रीज करना भी कई बार हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कम्युनिकेशन का, कि भाई कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमारे कंज्यूमर की एबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं कि वो जल्दी से हमारे ब्रांड को या प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर ले और रिकॉल कर ले। मतलब वो इतना अवेयर हो जाए हमारी ब्रांड के बारे में कि जब वो परचेज का डिसीजन ले तो ईजिली हमारे ब्रांड को रिकॉग्नाइज और रिकॉल कर ले। रिकॉग्निशन इज ईजियर टू अचीव देन रिकॉल। ये कह रहा है पहचानना ईजी है एज कंपेयर टू याद करना। आपको कोई चीज़ दिखा दी जाए, 10 चीज़ें रखी हैं, आपको एक ही दम बोल दिया जाए कि भी इनमें से आप उस चीज़ को पहचान ले, तो आप उसके जो कलर पैकेज का कलर है उससे तभी आप एक ही दम पहचान लोगे। तो पहचानना ईजी है एज कंपेयर टू रिकॉल। और अगर आपको बिना दिखाए बोले कि कोई ऐसी ब्रांड बताएं किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड, तो रिकॉल करना मुश्किल है। तो इसीलिए कंज्यूमर्स आस्क्ड, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कंज्यूमर को एक बार कहा गया कि भी आप फ्रोजन एंट्रीज की एक ब्रांड के बारे में बताएं, तो उतना रिकॉल करना उन्हें याद नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टोफर का डिस्टिंक्टिव ऑरेंज पैकेज को देखा तो उन्होंने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया कि भी हाँ ये फ्रोजन एंट्रीज का एक ब्रांड है। तो यहाँ हमने देखा कि भी रिकॉग्नाइज करना इजी है एज कंपेयर टू रिकॉल करना। तो इसलिए जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन करें तो उसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपनी ब्रांड के बारे में इतनी अवेयरनेस को क्रिएट करना कि भी कंज्यूमर हमारे ब्रांड को ईजिली रिकॉग्नाइज कर ले या ईजिली रिकॉल कर ले जब भी वो परचेज का डिसीजन ले। ब्रांड रिकॉल इज इंपॉर्टेंट आउटसाइड द स्टोर। ये कह रहा है ब्रांड को रिकॉल करना कब इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टोर के बाहर हैं, क्योंकि स्टोर के बाहर है तो आपको आइटम्स नहीं दिख रही, आपके माइंड में रिकॉल याद आना चाहिए कि भी ये ब्रांड मुझे लेना है या अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो किस ब्रांड का मैं लूँ। ब्रांड रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टोर। जब आप स्टोर के अंदर हैं तब रिकॉल करना जरूरी नहीं है, तब आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आपको दोनों काम करने हैं। जो कंज्यूमर की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की या रिकॉल करने की, उसको आपको इंक्रीज करना है। ब्रांड अवेयरनेस प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? जो एक सोशल वैल्यू, एक्स्ट्रा एडिड वैल्यू हमारे कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को या हमारी ब्रांड को देते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। तो कंज्यूमर कब आपके प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा वैल्यू देगा, एडिड वैल्यू देगा, सोशल वैल्यू देगा? क्योंकि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसका एक प्राइस सेट किया, उसकी एक वैल्यू सेट करी, वो उसकी वैल्यू है जो एक कमर्शियल वैल्यू है, कंपनी ने सेट करी। लेकिन उसके अलावा जो एक वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू कंज्यूमर असाइन करता है किसी भी ब्रांड को, उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, कंज्यूमर के द्वारा। तो ब्रांड इक्विटी की जो नींव है, फाउंडेशन है, ब्रांड इक्विटी कैसे डेवलप होगी? जब ब्रांड की अवेयरनेस होगी। अगर कंज्यूमर्स को पता ही नहीं आपके ब्रांड के बारे में, तो क्या वो आपकी ब्रांड को एडिड वैल्यू असाइन करेंगे? नहीं। तो ब्रांड इक्विटी की जो फाउंडेशन है, नींव है, वो क्या है? हमारी ब्रांड अवेयरनेस। तो कई बार जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होता है हमारी कंपनीज का, वो होता है अपनी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है बिल्ड ब्रांड एटीट्यूड। Helping consumers evaluate the brand's perceived ability to meet a currently relevant need। ये कह रहा है कई बार हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू चाहते हैं कि भी हम कंज्यूमर्स को हेल्प करें ये इवेल्युएट करने में कि भी जो उनकी करंट रिलेवेंट नीड है उसको कैसे हमारी ब्रांड मतलब सेटिस्फाई कर सकती है या मीट कर सकती है। तो आप क्या करते हैं इसमें, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें या उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं कि भी कैसे जो एक परसीव्ड एबिलिटी है आपके ब्रांड की, कंज्यूमर की करंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको डिस्प्ले करते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव यहाँ है कि भी हम अपनी ब्रांड के लिए एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, एक एटीट्यूड बना रहे हैं कंज्यूमर का कि भी उसे लगे कि भी हमारे ब्रांड की एबिलिटी है उसकी करंट नीड को सेटिस्फाई करने में।
रिलीवेंट ब्रांड नीड्स मे बी नेगेटिवली ओरिएंटेड। ये कह रहा है आप जब ब्रांड की नीड दिखाते हैं कंज्यूमर को, आप अपनी ब्रांड के बारे में बताते हैं कि भी ये आपकी इस नीड को पूरा करेगा, तो जो आप ब्रांड की रिलीवेंट नीड दिखाते हैं कि भी क्यों कंज्यूमर को नीड है, वो नेगेटिवली ओरिएंटेड भी हो सकती है। जैसे प्रॉब्लम रिमूव कर देगा आपकी, या प्रॉब्लम को अवॉइडेंस में हेल्प करेगा, इनकम्प्लीट सेटिस्फेक्शन जो है उसको ठीक कर देगा, नॉर्मल डिप्लीशन है। या फिर आप जब ब्रांड की रिलीवेंट नीड को दिखाते हैं तो वो पॉजिटिवली भी दिखा सकते हैं, जैसे सेंसरी ग्रेटिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, सोशल अप्रूवल। ये कह रहा है आप अपनी ब्रांड की जब नीड को रिप्रेजेंट करते हैं कि भी आपका ब्रांड की क्या एबिलिटी है किसी नीड को पूरा करने की, तो वो जो आप नीड दिखा रहे हैं वो नेगेटिवली ओरिएंटेड भी हो सकती है, पॉजिटिवली। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ऑफन यूज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये कह रहा है जो हाउस होल्ड क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा आपको बताएंगे कि भी ये प्रॉब्लम है, कि भी आपके घर में कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको वो जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आप हमारी ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने प्रॉब्लम रिमूवल की बात करी है, मतलब नेगेटिवली अपनी ब्रांड को दिखाया है, उसकी नीड को आपको दिखाया है कि भी प्रॉब्लम रिमूवल में हेल्प करेगा। फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड ऑफन यूज सेंसरी ओरिएंटेड एड्स एम्फेसाइजिंग एपिटाइट अपील। ये कह रहा है और जितने भी आपके फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली ओरिएंटेड होते हैं, वो क्या कहते हैं हमारी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन को यूज़ करते हैं, वो हमारे सेंसरी को दिखाते हैं कि भी कैसे इसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि फूड के प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसकी एबिलिटी दिखाते हैं कि भी अगर आपको इंस्टेंट भूख लगी है तो आप 5 मिनट्स में नूडल्स तैयार कर सकते हैं। तो वो आपकी सेंसरी को दिखाते हैं कि भी टेस्ट में अच्छा है और कैसे वो आपकी किसी भी एक सेंसेस को इफेक्ट करेगा कि भी टेस्ट को अच्छा करेगा, और कैसे आपकी जो भूख वाली अपील को यूज़ करते हैं कि 5 मिनट्स में इंस्टेंट नूडल्स आप बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारी जो यहाँ हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है थर्ड पॉइंट में, वो ये है कि भी हम अपनी ब्रांड के बारे में एक एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि भी कैसे कंज्यूमर की एक नीड को हमारा ब्रांड फुलफिल करेगा या मीट करेगा। फोर्थ हो सकता है इन्फ्लुएंस ब्रांड परचेज इंटेंशन। ये कह रहा है कई बार हम अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू चाहते हैं कि भी हमारे कंज्यूमर का जो परचेज करने का इंटेंशन है या डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसको हम इफेक्ट करना चाहते हैं। तो हम अपनी कम्युनिकेशन में इस तरह की बातें करते हैं कि भी वो परचेज करने की मन बना ले या परचेज करने का डिसीजन ले ले, हम यहाँ उसके परचेज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मूविंग कंज्यूमर टू डिसाइड टू परचेज द ब्रांड और टेक द परचेज रिलेटेड एक्शन। ये कह रहा है हम यहाँ चाहते हैं कि भी हमारे कंज्यूमर्स हमारी ब्रांड को परचेज करने का डिसाइड कर ले या उन्हें परचेज रिलेटेड एक्शन लेने के लिए हम इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे प्रमोशनल ऑफर्स लाइक कूपन्स 2 for 1 डील्स इनकरेज कंज्यूमर्स टू मेक अ मेंटल कमिटमेंट टू बाय। ये कह रहा है जब आप अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू उसे ऑफर्स देते हैं, जैसे कूपन्स अवेलेबल करवाते हैं या 2 for 1 मतलब एक के साथ एक फ्री देते हैं या एक के साथ एक के पैसे में 2 डील्स आप दे रहे हैं, इस तरह की जब आप प्रमोशनल ऑफर्स अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का वो है कि भी हमारे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना या उसे मोटिवेट करना परचेज का डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ हम अपने कंज्यूमर को मेंटल कमिटमेंट टू बाय के लिए इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। But many consumers do not have an expressed category need and may not be in the market when exposed to an ad. So they are unlikely to form buy intention. ये कह रहा है बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे ही वो आपके प्रमोशनल ऑफर को देखते हैं, आपने तो प्रमोशनल ऑफर बता दिया अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कि भी हम कूपन्स अवेलेबल करवा रहे हैं या एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं या एक प्रोडक्ट के प्राइस में आप 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहे हो, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे जब वो उस एड को देख रहा है तो या तो वो मार्केट में ना हो या फिर उस कैटेगरी की उसको एक्सप्रेस्ड नीड ही ना हो, उसे नहीं लग रहा, बेशक आप कितने भी प्रमोशनल ऑफर उसे दे दो, अगर उसे नीड ही नहीं लग रही तो वो नहीं परचेज करेगा। तो ये हो सकता है कि वो अपनी बाय की इंटेंशन ना बनाए। दे आर अनलाइकली टू फॉर्म बाय इंटेंशन। In any given week, only about 20% of adults may be planning to buy detergent. ये कह रहा है अगर हम डिटर्जेंट का एग्जाम्पल लें तो एक वीक में 20% एडल्ट ऐसे हैं जो प्लान करते हैं डिटर्जेंट को बाय करने के लिए। ओनली 2% टू बाय अ कारपेट क्लीनर। कारपेट क्लीनर को बाय करने वाले सिर्फ 2% हैं और कार को बाय करने वाले 0.25% हैं। तो आप खुद देखें कि भी कई बार बेशक हम चाहते हैं
कि भी हम प्रमोशनल ऑफर देंगे तो हमारी परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प होगी, कि भी हमारे कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को हम मोटिवेट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि भी कंज्यूमर को उस कैटेगरी की एक्सप्रेस नीड नहीं होती, या फिर जिस टाइम वो ऐड देखता है तो वो मार्केट में नहीं होता, मे नॉट बी इन द मार्केट, तो वो उसे परचेज नहीं कर पाता। क्योंकि बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनकी हमने एग्जाम्पल भी देखा कि भी कार को अगर बाय करने के लिए आप कितना ही प्रमोशनल ऑफर दे लें, एक वीक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 0.25% ऐसे लोग हैं जो कार को बाय करते हैं। तो ये थे हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स जो किसने बताए हैं, हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बताए हैं जॉन रोस्टर एंड लेरी पर्सी ने, कि भी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट था कि भी आप अपनी जो ब्रांड है उसकी नीड, या जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की कैटेगरी है, सर्विस की कैटेगरी है, उसकी नीड को इस्टेब्लिश करते हैं, कि भी कंज्यूमर के माइंड में आप ये डालते हैं कि भी उन्हें आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी की या सर्विस की कैटेगरी की नीड है। इस टाइप से अपनी कम्युनिकेशंस को करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू यही कम्युनिकेट करते हैं कि भी कंज्यूमर आपको नीड है हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कैटेगरी की। दूसरा हो सकता है अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करना। थर्ड हो सकता है आपके ब्रांड के एटीट्यूड को डेवलप करना या क्रिएट करना। आप अपने ब्रांड से रिलेटेड जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसको बताते हैं कि भी कैसे हमारा प्रोडक्ट या हमारी ब्रांड आपकी जो करंट नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकती है या उसको मीट कर सकती है, आप उनको वो बताते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ हो सकता है आप उनके परचेज इंटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या इनकरेज करते हैं उन्हें परचेज रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए कम्युनिकेशंस के थ्रू। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो हमने अभी पहले मैंने आपको बताए थे, कि भी अवेयरनेस हो सकता है, नॉलेज को क्रिएट करना हो सकता है, लाइकिंग को इंक्रीज करवाना हो सकता है, या अपने प्रोडक्ट की प्रेफरेंस को बढ़ाना हो सकता है, कन्विक्शन के लिए हो सकता है। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कंपनी अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहती है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहती है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद ये देखो, द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैन अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। कंसीडर, एक इन्होंने जॉकी का एग्जांपल दे रखा है कि भी अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेती है। मान लो अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी है, डेवलप करी है, तो एक ही कम्युनिकेशन में आपकी हो सकता है अवेयरनेस भी बिल्ड हो जाए मार्केट में, आपकी नीड फॉर द कैटेगरी भी इस्टेब्लिश कर दो, आपकी भी कंज्यूमर को लगे हाँ उसको एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड है, वो अवेयर भी हो जाए, और ब्रांड का जो एटीट्यूड है वो भी क्रिएट हो जाए या बिल्ड हो जाए, उसे लगे कि भी हाँ ये फीचर्स हैं इस ब्रांड के जो हमारी इस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स से या मेरे व्यूअर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी दिशा क्लासेस की वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसे ही आप दिशा क्लासेस के होम पेज पर विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आपको उसको क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।